राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी हमारे साथ इस मैदान में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग और सभी नौजवान समाजवादी साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज 72वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय में आपको जानकारी मिली और इतने कम समय में आप सब लोग यहां पर आए हैं। मैं एक एक समाजवादी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ ये हमारे सभी किसान भाई और यूं कहें कि जितने भी समाजवादी साथी हैं, ये सब किसान हैं और जितने किसान हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब समाजवादी साथी हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके पास खेत ना हो। तो तुम सपेरों के संग जुड़ जाओ, क्योंकि सपेरों पे भी खेत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो खेती से न जुड़ा हो, गांव का ना हो। हम सब किसान हैं और जब हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और ट्रैक्टरों से आज इकट्ठे हुए हैं, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के साथ साथ हम जो झांकियां दिखा रहे हैं, हमारे प्रदेश, हमारे जनता को गर्व है उन चीजों पर। जो गणतंत्र दिवस के दिन परेड के साथ साथ जो झांकियां निकलती हैं, हम सबको गर्व है उन चीजों पर। हमें गर्व है अपनी फौज पर, हमें गर्व है अपने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, और साथ ही साथ जो झांकियां हमारा आपका जो भारत है उसको दिखाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अनेकता में एकता और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारी पहचान है। हमारा भारत, हमारा देश, यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, न जाने कितनी जातियों के लोग रह रहे हैं, हम सब एक साथ, कितनी भाषाओं के लोग हम एक साथ रह रहे हैं। हमारा पहनावा अलग है, खाना पीना और तमाम तरीके अलग हैं, एक ही त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं, और यही हमारे देश की पहचान है। इसीलिए न जाने कितने लोग शहीद हुए, फांसी लग गई, उनको सब कुछ निछावर करना पड़ा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद जो हमें देश मिला है वो संविधान से चलाने के लिए देश बना है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने जो बातें कही, जिन साथियों ने राज्यसभा में भाषण सुना होगा और आज भी वो कहीं न कहीं है, जो उस समय कहा गया था, सरकार ने किसी की नहीं मानी, और जिस तरीके से बिल पास किया गया था पूरा देश और दुनिया ने देखा। बहुमत नहीं था उनका सदन में, लेकिन बहुमत की परवाह नहीं की सरकार ने और बिल को पास करा दिए। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने जो कहा था कि ये जो बिल पास हो रही है, बिल नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट पास हो रहा है। बताओ हमारे आपके हाथ में क्या रखेगा? अगर चीजें बिक जाए, सब चली जाए, तो हमारे आपके पास क्या रहेगा? ये चली जाए सब, अगर सब चीजें चली जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे और आपके पास? वो कुछ लोगों के हाथ में सब चीजें दे रहेंगी जिससे वो कंट्रोल कर सकें, अपना अधिकार बना सकें। कुछ लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, कुछ चीजें तो दे ही रहे हैं। बताओ, आपकी सड़क भी दे देते, तैयारी है उसकी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसकी भी तैयारी है। जो आपके संसाधन से बना, जनता के पैसे से बना, वो सब छीना जा रहा है। और फिर वही किसान, जो किसान है, जो गांव है, जो किसान है हमारे, वही असली हिंदुस्तान है। और उनके साथ क्या व्यवहार कर रही सरकार? अगर हम आप सब आंदोलन करने निकले
अपने हक की मांग करें तो कहते हैं ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम और आप अपने अधिकारों को मांगने निकले तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें सत्ता की लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे किसान जो बैठे थे, हम बधाई देना चाहते हैं पंजाब के, हरियाणा के, दक्षिण भारत के और पूरे देश के जो किसान आकर के आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा आंदोलन छेड़ा, न केवल वहां के किसान जागे हैं बल्कि पूरे देश के किसान जाग गए और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और क्या कुछ नहीं कहा गया उनको क्या नहीं कहा गया, कहा आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। लेकिन हम बधाई देते हैं पंजाब के किसानों को कि उन्होंने एक नहीं चलने दी और वो डटे रहे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनका पूरा का पूरा समर्थन करते हैं, किसान की हर बात को समर्थन करते हैं। और समर्थन क्यों ना करें, हम यहाँ जितने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी दूर भी बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो बीच में भी हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबने धान पैदा किया होगा। धान था कि नहीं था अभी? और धान कितने में खरीद दिया बताओ आपका? सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है हम 1800 से ज्यादा रुपए दे रहे हैं। 1800 रुपए बता रहे क्या किसान को मिला है कीमत? 1800 रुपए का धान मिलेगा, कीमत दी होगी उन्होंने। बताओ हमारे नौजवान साथी किसान भाइयों, किसी को 1800 रुपए मिला होगा? जो सरकारी घोषित है वो 1868 रुपया, लेकिन हमारे एक किसान, एक नौजवान को भी नहीं मिला। 900 में, 1100 में, 1000 में बिके चला गया। बताओ कितने में बिक गया आपका? और जिस चीज की भी एमएसपी तय की है सरकार ने, कहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं मिल रहा हो तो बताओ हमें। वैसे तो इस वैश्विक महामारी ने, ये जो वैश्विक महामारी आई जिससे न जाने कितने लोगों की जान चली गई। दुनिया के में लोगों की जान गई है, कुल मिलाकर के 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी कई देश हैं जिसमें बीमारी बहुत बड़े रूप में है, उनके बड़े बड़े अस्पताल भी काम नहीं आ पा रहे हैं। और जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उसमें भी अभी 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये कहना गलत है कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन हम और आप लोग मजबूत रहे, इसलिए बीमारी हम लोगों को आपको नहीं छू पाई, हमें और आपको नहीं छू पाई। तो थोड़े बहुत लोग हुए बीमार, लेकिन हमारे लोगों ने मुकाबला भी किया, ऐसा नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी आई तो हमारे और आपके नाक और मुंह बंद हो गया, हम लोगों को नाक और मुंह बंद कर करके रहना पड़ा। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की ऊपर कौन सी बीमारी आई, उनकी आंख और कान बंद है, उनको किसानों की तकलीफ और परेशानी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम लोगों ने कहना माना अपनी बीमारी से बचने के लिए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी बीमारी है? भारतीय जनता पार्टी के जो सुनाई नहीं रहा, ना दिखाई दे रहा है। और हम किसान जो थे जिन्होंने आंदोलन किया, एक बार उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये किसान खालिस्तानी हैं। उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा अगर ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके पैदा किए हुए अनाज को क्यों खा रहे हैं, इनको खाना छोड़ देना चाहिए। अगर किसान आतंकवादी है तो उसकी पैदा की हुई चीज क्यों खा रहे हैं? तो ये बड़े सवाल हैं।
ये बड़े सवाल इतने हैं कि क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी ठहर जाएगी और कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। अगर चीजें कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी तो जो संविधान हमें अधिकार देता है वो अधिकार कैसे हमें मिलेंगे? चाहे वो हमारा समाजवादी आंदोलन हो, चाहे संविधान ने कहा कि हमारा समाज सेकुलर समाज है, और डेमोक्रेसी कहां बची बताओ आप? ये तो आप ज्यादा आ गए, संख्या ज्यादा है इसलिए पुलिस लाठी नहीं उठा पा रही है, और अगर एक दो होते तो बताओ कितनी लाठी पड़ रही थी। और ये सवाल ये है कि हम लोग कानून को मानते हैं। ये कानून को हम लोग इसलिए मानते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है, हम लोग संविधान के तहत चलना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं परवाह कर रही है। जब पहली बार समाजवादी लोग किसान यात्रा निकालना चाहते थे, कोई समाजवादी नेता नहीं बचा होगा जिसके घर पर पुलिस नहीं पहुंच गई हो। पुलिस पहुंच गई, घरों में सोने नहीं दिया, और रात में पहुंची। पुलिस का काम ही रात में है। अगर पुलिस रात भर जगती तो चोरी कैसे होती है? सवाल सबसे बड़ा है। रात में पहुंच गई। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि कोई समाजवादी कार्यकर्ता नेता नहीं बचा होगा। अरे मोबाइल नीचे कर ले यार, अपमानित न किया हो। और आज भी जी लग रहा है बहुत आज भी जब हम आप लोग यहाँ पर किसान के समर्थन में ट्रैक्टर लेकर के, क्योंकि ट्रैक्टर प्रतीक है किसान का, और ट्रैक्टर जब से आया तब से हमारी खेती और आगे बढ़ गई। किसान ने अपनी मेहनत से की, तो किसान के समर्थन में अगर ये जेल भेज रहे हैं, हमारी पार्टी के बहुत सारे संगठन के लोग आज भी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, रात में बैठा लिए गए। जो ट्रैक्टर लेकर के निकले उन्हें भी निकाला, उन पे भी धारा लगा दी। और इस आंदोलन को रोकने के लिए जो सरकार कर सकती थी वो कर रही है। लेकिन हमें खुशी है अपने समाजवादी साथियों पर, समाजवादी साथियों को बधाई देते हैं कि कम समय में उन्हें जानकारी मिली, और जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने न जाने कहां से डीजल का इंतजाम किया और ट्रैक्टर लेकर के यहाँ आ गए। हम एक एक को बधाई देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर 100 बचे हो तुम, अभी नजर नहीं पड़ी बाबा जी की तुम पे। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि लड़ाई बहुत बड़ी है। हम आप लोग वोट में ज्यादा, हम आप लोग आबादी में ज्यादा, लेकिन हर बार हमें चुनाव हरा देते हैं। इसलिए साथियों, आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग आज, जब भारत के संविधान को हम मजबूत करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, तो हमें इसके साथ साथ ये भी संकल्प लेना है कि हमें लोकतंत्र बचाना है, अपना देश बचाना है, और अपने किसान और नौजवानों को भी बचाना है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता देख लोगे आप, उनका नफरत का रास्ता है, उनका झूठ का रास्ता है, उनका नफरत का रास्ता है। वो कोई भी नफरत फैला सकते हैं। अगर धर्म में नफरत फैला के धर्म में काम चल जाए तो धर्म की नफरत फैलाते हैं, और अगर जातियों में हम जातियों में नफरत कर सकें, फैला सकें, तो वो भी रास्ता अपनाते हैं कि जातियों में नफरत फैला दी। हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, अभी भी उनको वो अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। जो अधिकार हमें संविधान देता वो हमें नहीं मिल पाया है। ये भी अखबारों में हम लोगों ने सुना कि जाने कहां से वो डेटा सेंटर बनवा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे कि जिसमें सब जानकारी होंगी, आंकड़े होंगे, और आंकड़े रख करके तय करेंगे। वो डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना कर करके इसी एक्सप्रेस वे पे कहीं ना कहीं डेटा सेंटर बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि जब तक आबादी न गिनी जाए कौन कितना है, उसको कैसे हम अधिकार देंगे, कैसे हम उसको जोड़ पाएंगे?
हम संसाधन उन तक कैसे पहुंचाएंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी। जहां तक सवाल आजादी के इतने दिनों के बाद भी बहुत सी चीजों में हम पीछे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो हर चीज में पीछे, तमाम हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में हम लोग है ही नहीं कहीं। और अगर भाषण सुन लो मुख्यमंत्री जी का तो वो कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी बहुतों को, वो कहते हैं हमने नौकरी दे दी बहुतों की। अभी कुछ दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में आबादी 24 करोड़ के लगभग है और हमने कई करोड़, शायद 14 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी। क्योंकि कोई बात झूठ नहीं हो सकती आज के जमाने में। ये जो मोबाइल वाले नौजवान ये ढूंढ लेंगे कब भाषण दिया था। आप सुनना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 21 तारीख का भाषण उनका सुनिएगा स्थापना दिवस के दिन। कहते आबादी इतनी है हमारी और हम इतने लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 14-15 करोड़ लोगों को। बताओ कहाँ नौकरी है 14-15 करोड़ लोगों को। और जो हमें आपको धोखा देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी, निवेश के लिए जो कार्यक्रम बनाया था, निवेश के लिए जो कार्यक्रम बना था, कहा था कि हम 5 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। बताओ 5 लाख करोड़ का निवेश की बात हुई थी और 4 साल पूरे हो गए, 5वां बजट आने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं कर पाए। जो भी काम दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादी सरकार का है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई दूसरा काम नहीं किया। कागजी किया था, जो कागजी था उनका कागज में केवल संख्याएं लिखी गई थी। डिफेंस को लेकर के न जाने कितने एमओयू है। जो एमओयू है अभी सुनने में आया कि कई कंपनी जिन्होंने एमओयू किए थे उन्होंने एमओयू बात की और इटावा के आसपास मैनपुरी से और हमारे आपके जो मुख्यमंत्री हैं न जाने कितनी नफरत करते। ये सिर्फ इटावा वालों से, मैनपुरी वालों से, मुजफ्फरपुर वालों से अलग तरह का प्रेम है उनके ऊपर, हम लोगों पर। और जब उनकी कार्रवाई हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जब कार्रवाई देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो योगी है। और मैं आपसे कहता हूं अपनी किताबें पढ़ें हम और आप, कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने योगी किसको कहा है ये हमें आपको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो अगर हम पढ़ेंगे, हम गुरु नानक जी को पढ़े, उन्होंने योगी किसको कहा, अगर हम दोनों की पढ़ाई देख लें जो उन्होंने लिखा कि योगी की परिभाषा क्या है, योगी कौन है, तो हमें तो इतना ही समझ में आता है कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। तो बताओ क्या आपके मुख्यमंत्री जी योगी हैं? क्या आपका, हमारा, किसानों का, नौजवानों का दुख और तकलीफ क्या समझ सकते हैं? ये योगी नहीं है ये। और ये कहते थे कि इटावा में सब चला गया, जाने क्या क्या, लेकिन याद रखिएगा अभी शेर पैदा हुए, सुनने में आया कि शेर ले जाने की तैयारी हो रही है। इटावा के शेर कहाँ जाएंगे? सुनने में आया लाइन सफारी में कुछ शेर हुए पैदा, उनको ले जाने की तैयारी है। देखा होता तो वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस आगे इटावा में कैसे जुड़ जाता है ये बताओ। उन्होंने तो कहा था कि हम झांसी से दिल्ली बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री को नक्शा ही नहीं पता था। अगर उन्हें नक्शा पता होता तो झांसी गए, आप याद करना जब पहली बार झांसी गए तो कहा कि हम झांसी में मेट्रो बनाएंगे, गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे, और दूसरा कहा कि झांसी से हम सीधी सड़क दिल्ली को जोड़ देंगे। उन्हें पता ही नहीं था झांसी से थोड़ी देर बाद पूरा मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। तो जो समाजवादी लोग सड़क बना रहे थे, समाजवादी लोग एक्सप्रेस वे बना रहे थे झांसी से सिद्धार्थनगर, जो एक्सप्रेस वे हमारी घोषणा पत्र में था, उसी झांसी से सिद्धार्थनगर जाने वाले एक्सप्रेस वे को यूं था तो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, लेकिन तब भी वो इटावा से और सभी के आसपास से बाहर नहीं ले जा पाए। गुजरेल के पास जाकर के देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वहीं पर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा?
और ये एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाने शुरू किए, और इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि ये इससे तरक्की जुड़ी है, इससे खुशहाली जुड़ी है। ये तरक्की और खुशहाली और काम रोजगार हमें और आपको जोड़ते हैं, इसलिए सड़क बनाई। और इस सड़क के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बन रही थी। अगर ये ईमानदार होते तो शायद मंडियों का काम पूरा हो जाता। यही मैनपुरी में मंडी बन रही थी, उसका काम पूरा नहीं होने दिया इन्होंने। जितनी समाजवादियों ने बाउंड्री बनाई वैसी की वैसी बाउंड्री बनी खड़ी है, आगे मंडी का काम नहीं हो पाया। इसे कन्नौज में बन रही थी बड़ी मंडी, उसका भी काम वैसा का वैसा छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो मंडियां नहीं बना रहे, सड़क जितनी बनी थी उतनी और पैसा वसूल रहे। हम तो कह रहे कि बीजेपी वालों अगर एक भी काम समाजवादियों के मुकाबले किया हो तो बता दो हमें। आलू का भी और मिला हो, अरे भैया हमें मिलो। कोई है या भगवान जिसको लैपटॉप मिला हो? और आज भी खोल के देख लो लैपटॉप में, आपकी तस्वीर है। आज भी खोल के देख लो, उसमें नेताजी और हमारी ही तस्वीर आती किसी, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, इसलिए लैपटॉप आज भी ऑन होता है लैपटॉप। तो बताओ नेताजी और हमारी तस्वीर आती कि नहीं आती? कि तुम्हारा वेतन कितना कटा ये बता दो। इसलिए ये मजबूरी में आपके खिलाफ खड़े हैं। और मैंने कई बार कहा कि धरती पे सबसे जल्दी बदलने वाली कोई चीज है तो पुलिस। अभी आपको दौड़ा रहे हैं, आप सरकार बना लेना तो फिर क्या होगा? आपका सम्मान भी करेंगे। और पुलिस के लिए जितना काम समाजवादियों ने किया किसी ने नहीं किया। इनकी हर चीज के लिए काम किया, खाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और जहाँ प्रमोशन, ये कभी प्रमोशन नहीं होते, इनसे परीक्षा दिला दी जाती तो आधे पुलिस वाले फेल हो गए। इनके बड़े बड़े अधिकारी प्रमोशन में चाहते थे परीक्षा हो। इनके बड़े बड़े अधिकारी पूछ लेना आप उनसे, पूछ लीजिए, वो चाहते थे परीक्षा हो तब प्रमोशन हो। हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधे प्रमोशन होगा। और न जाने कितने लोगों को प्रमोशन देने का काम समाजवादी लोगों ने किया, सुविधाएं दी। इसलिए ये भी खेती वाले लोग हैं, इनके घर में भी खेती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के हिसाब से इधर उधर है ये। इसीलिए जानबूझ करके हमारे काम पर, हमारे आपके काम की बात नहीं करेगी, क्योंकि काम से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अर्थव्यवस्था से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसीलिए वो नहीं बात करते हैं, इसीलिए वो धर्म का रास्ता बनाते हैं, इसीलिए वो जातियों में नफरत फैलाते हैं। और अमेरिका जैसे देश में जहाँ सबसे ज्यादा नफरत फैलाई थी, वहाँ के राष्ट्रपति ने जो हट गए हैं, बताओ वहाँ पर भी नफरत फैलाई कि नहीं फैलाई? गोरा और काले को लेकर के नफरत फैला दी, गोरे और काले की नफरत फैलाई, जो कोई जगह नहीं रखती आज के समय में। लेकिन वो नफरत वहां पर भी हारी, और हमें भरोसा है कि अगर उस लोकतंत्र में वो नफरत हारी है तो भारत के भी लोकतंत्र में ही नफरत हारेगी। और जो खाई पैदा की है इन्होंने, जो डर से राजनीति पैदा की है, ये डराना चाहते हैं, डरा के राजनीति करना चाहते हैं। कभी कभी ये लोग डराते हैं और झूठ बोल के राजनीति करते हैं। वैसे तो हमने आपने सबने अपने जीवन में पूरी शुरुआत की ये पढ़ा है, अलाइनमेंट कराया हमने, और अभी भी 4 साल पूरे हो गए, उस सड़क को नहीं बना पाए। हमने कह दिया कि समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतरे थे उद्घाटन हुआ था, आने वाले समय में उसका भी उद्घाटन उसी तरीके से होगा कि लड़ाकू विमान उतरेंगे। और योगी जी इसलिए नहीं बना पा रहे, योगी जी को किसी अधिकारी ने समझा दिया, योगी जी को किसी अधिकारी ने समझा दिया कि ये सड़क महंगी है, ये सड़क महंगी है। ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि योगी जी जानते नहीं सड़क बनाना। अगर वो सड़क बनाना जानते होते तो बताओ, दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की सरकार, उनकी दोनों सरकारें उनकी
हम लोगों ने 21 महीने बनाया, 21 महीने में बनाई सड़क हम लोगों ने, 21 महीने में सड़क बनाई हम लोगों ने। और इन्होंने कहा कि ये सबसे खराब सड़क है, भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है। बताओ ये कहते थे कि नहीं कहते थे? कोई दिन बचा जिस दिन ये अखबारों में न्यूज ना निकलवाते हों कि ये सड़क महंगी बनी है, ज्यादा पैसा लगा है। अगर ये ज्यादा पैसा लगा, ज्यादा लगी, तो बताओ 4 साल पूरे हो गए, अभी तक आप गाजीपुर और बलिया वाली सड़क नहीं बना पाए। और जब जांच हुई थी, सबसे बेहतरीन जो संस्था है, रुड़की से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जब उनके इंजीनियर्स भी आए और भी संस्था के जब इंजीनियर्स आए, उन्होंने जांच की तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन सड़क कोई नहीं हो सकती। जिस क्वालिटी की ये सड़क बनी है, ये सबसे उत्तम और बेहतरीन क्वालिटी की सड़क। कोई प्रधान नहीं बचा होगा जो 200, 250, 300 नहीं बनाया हो शौचालय। है कोई ऐसा प्रधान? कोई है प्रधान? कितने शौचालय बनाए? 200 उन्होंने बनाए। और ये 200 के 200 बिना पानी वाले हैं। तो समाज है, हाँ वो शौचालय जानते हैं हम लोग गाँव में। तो सबसे प्रिय गाँव में जांच होने वाली है प्रधानों की। ये चार है, तुम लोग याद रखना प्रधान भाइयों, गलती उनकी है, जांच आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान है भाजपा के लोगों से। ये बहुत ही चमत्कारी और होशियार है, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, किसी तरह का रास्ता अपना लेंगे। इसलिए जो फैसले अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने लिए सब गलत फैसले हैं। नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बताओ ये 100 नंबर अच्छी खासी गाड़ी की व्यवस्था थी, 112 करके उनने भी अपना रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये भी वैसे ये बीजेपी वालों की तरह है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, तो सोचिए अगर उनसे बोले कि इसमें अंडरपास बनना है तो जाने कहां से ढूंढ के लाएंगे अंडरपास क्या होता है। उनसे बोलो कलवट बननी है इसमें, तो वो बता कलवट क्या होती है। तो सोचिए इसी वजह से अभी भी नहीं सड़क बनता है। और अगर सड़क समाजवादियों की होती तो पहले बन करके तैयार होती। आज गाजीपुर और बलिया के लोग भी इस सड़क पर चल रहे होते और बलिया गाजीपुर तक पहुंच जाते। मंडियां नहीं बन पाई, आप लोग सड़क पे चले हुए, जाने कितने लोग चले हुए उस सड़क पर। आप में से कोई शायद ही बचाओ जो सड़क पे न चला हो। और बहुत सारे यहाँ हमारे नौजवान या उनके परिवार के सदस्य होंगे जिनकी जमीन गई होगी और उन्हें अच्छा मुआवजा समाजवादी सरकार में मिला है। उस समय हम और आप लोग गाँव के लोग जो भी व्हाट्सएप पे आता था, जो भी मोबाइल पे आता था, उसको सच समझ लेते थे। लेकिन अब थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, जो हर चीज मोबाइल पे आ रही है वो सच नहीं है। लेकिन आज गूगल भी है और भी तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिनसे जानकारी हासिल की जाती है। हर जानकारी हासिल है। आज किसी तरह की जानकारी कोई लेना चाहेगा सब हासिल है। ये नया जमाना है, नई चीजें आ रही हैं, इसलिए नई तरीके से हम लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम नौजवानों का भविष्य बेहतर कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे, क्योंकि नई तरीके से सोचना पड़ेगा। और अगर नई तरीके से नहीं सोचेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए हमने नारा भी दिया, आज के दिन जब लोकतंत्र में खतरा है, चीजों को बिगाड़ा जा रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है उस पहचान को खत्म किया जाना। जिस वजह से हिंदुस्तान इतना मजबूत है, किसान की वजह से, किसान की वजह से ही मजबूत है, क्योंकि किसान खेती भी करता है और किसान के परिवार का ही बेटा नौजवान जाकर के सीमा की हमारी रक्षा करता है। इसलिए किसान को बर्बाद कर रहे लोग, खेती को छीनना चाहते हैं। हमारे किसान को भेड़ की लड़ाई में न जाने क्या कर जाते हैं, भेड़ की लड़ाई को लेकर के न जाने कितनी दूरी तक चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून पास किए हैं, ये कानून कहते हैं कि आपके खेत की भेड़ तोड़ करके न जाने किसके हाथ में पूरे खेती दे देंगे। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए इन कानूनों से।
अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे मेंबर बनना है तो मिस्ड कॉल दे दो। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवानों को वो नंबर बताओ कि जिस पर फोन करें और उन्हें एमएसपी मिल जाए, उनकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए। और अब जब एमएसपी की बात हो रही है तो एमएसपी वो वाली मिलनी चाहिए जिसमें आय दोगुनी हो। लेकिन हम किसानों को बधाई देते हैं, नौजवानों को बधाई देते हैं। समाज में अभी भी गरीबी है, कम नहीं हुई है। थोड़ी बहुत संबंध हो गए, थोड़ा बहुत कपड़े हो गए, थोड़ी बहुत घर बन गए, थोड़ा बहुत गाड़ी और इंतजाम हो गया, लेकिन अभी भी गरीबी है। बहुत परिवार आज भी गरीब है, न पढ़ाई कर सकते हैं, न तमाम चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनके पास सदियों से कुछ नहीं रहा। ये जो हमारे सपेरे हैं, जब मैं सपेरों को देखता हूँ तो हमें अपने भारत याद आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो राइटर्स थे जो हमारे भारत की पहचान बताते थे, वो यही कहते हैं कि भारत देश सपेरों का देश है। ये पहचान बताई जाती थी हमारी। सोने की चिड़िया को कहा जाता था, लेकिन ये भी कहा जाता कि भारत देश वो है जो सपेरों का देश है। और सोचो, हजारों साल से ये सपेरे रह रहे हैं अपने देश में, अपने बीच में, लेकिन इनके पास खेत नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं कि बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि इतने अभाव में भी रह करके कुछ भी नहीं है इनके पास, उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को, अपनी बीन को नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार ने इनसे साथ छीन लिए, लेकिन उन्होंने बीन अपना नहीं छीन लिया। हम उनको बधाई देते हैं। और मैं कहता हूँ, जो चाहे कितने भी गिनती के हों, इसी एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार चली गई, नहीं बच पाया, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी, इस एक्सप्रेसवे के किनारे हमारे सपेरों का गांव बचेगा और लोही आवाज देंगे और पेंशन भी देंगे। लोग इंतजाम कर सके, वो करने काम समाजवादी लोग करेंगे। और काम, हमारे नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी। याद रखना ये जो खिलाफ वाले लोग हैं, ये नहीं दे सकते नई चीजें। ये जो लोग हैं जो कभी आपको उठा के रखते हैं, जब ये सरकार फंसने लगती है, ये जब सरकार फंसने लगती है तो क्या करती है, सोचो आप। ऐसे ही सरकार उलझती है अपनी चीजों में, वैसे घंटा बजाने लगते हैं। कभी घंटा बजाते हैं, कभी दिया जलाते हो, दिया जलाते हैं, कभी घंटा बजाते हैं, और फिर आप कभी दरिया बजवाते हैं। जब कभी इन्हें खतरा ज्यादा पैदा हो जाता है तो वो धर्म की नफरत फैलाने का काम शुरू करते हैं। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं है, हम और आप हिंदू ही नहीं है। कहते हैं हिंदू ही नहीं, ये जातिवादी लोग हैं। ये बताओ, पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं यादव लेन हो तो बता दो एक हमें, और इस अस्पताल में बताओ कोई यादव वाला दरवाजा हो तो बता दो हमें। तो ये जानबूझ करके हमें और आपको बदनाम करने के लिए करते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप देश को मजबूत चाहते हैं और समाज को एक तरक्की और खुशहाली के रास्ते में ले जाना चाहते हैं और अपने भारत के झंडे को और ऊंचा करना चाहते हैं, और हमारी जो पूर्वजों ने जाने कितने लोगों ने संघर्ष और त्याग के बाद जो आजादी दी है, जो हमें संविधान मिला है, अगर उसके तहत आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के आंदोलन को मजबूत कर देना। मेरी शब्दों के साथ आपने बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूँ। और अपने ट्रैक्टर लाने वाले जितने नौजवान, जितने किसान भाई हैं, उनका आभारी हूँ। 3 दिन का शिविर करेंगे, जिससे कि नौजवान जो हमारे हैं, ये हमारी पार्टी के कार्यक्रम को भी समझे, सिद्धांत को भी समझे, और जरूरत है कि समाजवादी जो विचार है वो भी आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ में अनुशासन और कैसे अच्छा कर सके, क्योंकि अनुशासन नहीं करोगे तो कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर कोई कहना नहीं मानेगा एक दूसरे का तो कभी लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए शिविर बहुत जल्दी होगा। आप सबका बहुत बहुत इस समय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे यहाँ पर और
उनके एक छोटे से आह्वान पर कई लगभग ट्रैक्टरों की संख्या यहाँ दिख रही है और अभी उनका भाषण समाप्त हुआ है। किसान हैं ये दिख रहे हैं आपको, ये आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं हम इनसे बात करेंगे कि कहाँ, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? यहीं से आए सैपिक पास तो भैया से। तो आज जो यहाँ अखिलेश यादव जी आए थे, क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी आए थे अपने आवास पर यहाँ सैफई में किसानों के रैली में आए थे और प्लस ये 26 जनवरी को अपना झंडा फहराया है। हाँ, किसानों के में जो कुछ सम्मान किया है भाई, ये हमारे यहाँ के हैं अखिलेश यादव जी। क्या नाम है आपका? अच्छा, राजीव जी ये बताएं, जो आज का प्रोग्राम था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रोग्राम और सारे किसान देश के परेशान हैं, इसलिए अखिलेश जी से आस लगाए हुए हैं कि अखिलेश जी ही आके हमारी समस्या का निदान करेंगे। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे किसान परेशान, इसलिए सारे किसान आज बड़ी से बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टरों के साथ आए हैं और यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि 2022 में जब